नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तुम्हारा पागल प्रेमी। बारिश की बूंदें स्टेशन की टिन की छत पर गिर रही थी, जैसे कोई पुराना राग धीमे धीमे बजा रहा हो। आदित्य एक जर्जर बेंच पर बैठा था, हाथ में मिट्टी का कुल्हड़ जिसमें चाय की भाप उसकी ठंडी उंगलियों को गर्म कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर हलचल थी, लोग भागते दौड़ते, ठेले वालों की पुकार, ट्रेनों की सीटियां, पर उसकी आंखें कहीं और थी। गोद में एक पुरानी डायरी खुली थी, जिसके पन्नों में कविता के पत्र थे। कागज पीले पड़ चुके थे, स्याही बारिश और आंसुओं से धुंधली। आदित्य, क्या तुम अभी मेरे लिए रुकते हो? कविता की लिखावट अभी भी जीवित थी, जैसे वो यहीं इसी बेंच पर उसके बगल में बैठी हो। कुल्हड़ को होठों तक ले जाते हुए उसका मन उस वक्त में खींचा चला गया जब यह स्टेशन उसका और कविता का आशियाना था। तब बारिश नहीं थी, पर हवा में वही ठंडक थी। कविता हंसती और उसकी हंसी ट्रेनों के शोर को दबा देती। आदित्य, तुम्हें ये सीटियां इतनी प्यारी क्यों लगती हैं? कहीं भागना चाहते हो? वो मुस्कुराता, नहीं कविता, मैं तो इनमें तुम्हारी आवाज ढूंढता हूं। तब उनके बीच कोई खाई नहीं थी, सिर्फ सपने थे। एक छोटा सा घर, किताबों से भरी अलमारी और रातें जो उनकी बातों से सजी होती। पर सपने कागज जैसे नाजुक होते हैं। कविता का परिवार उनके रास्ते में लोहे की दीवार बनकर खड़ा हो गया। हमारी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी आदित्य। तुम लेखक हो, हवाओं में उड़ते हो। उसे हकीकत चाहिए, जिंदगी। कविता ने आखिरी बार इसी स्टेशन पर उससे मुलाकात की थी। उसकी आंखें गीली थी, पर आवाज में ठंडी मजबूती थी। आदित्य, मैं जा रही हूं, मेरे लिए रुकना मत। और वो चली गई विपुल के साथ, जिसे उसके परिवार ने चुना। आदित्य ने शहर छोड़ दिया, साथ ले गया सिर्फ कविता के पत्र और एक जख्म जो कभी नहीं भरा। अब सालों बाद वो उसी स्टेशन पर बैठा था। बारिश तेज हो गई थी, कुल्हड़ खाली हो चुका था, पर उसका मन भारी था। डायरी का एक पन्ना हवा में फड़फड़ाया और उसकी नजर कविता के आखिरी पत्र पर टिक गई। आदित्य, अगर हमारी कहानी अधूरी न होती तो क्या हम खुश होते? ये सवाल उसके सीने में चुभ गया, जैसे कोई कांटा जो निकालने से और गहरा उतर जाए। तभी एक परिचित आवाज ने उसे चौंकाया। आदित्य, तुम फिर यहां? माया थी, उसकी दोस्त, जो हमेशा उसके अकेलेपन में रंग भरने की कोशिश करती थी। वो बेंच पर उसके बगल में बैठ गई, बारिश से बचने के लिए अपना दुपट्टा ठीक करते हुए। ये डायरी फिर खोल रखी है। कितने साल हो गए आदित्य? कब तक उसकी यादों में डूबे रहोगे? उसका लहजा चिढ़ भरा था, पर आंखों में चिंता। आदित्य ने डायरी बंद की, पर उसका जवाब धीमा था। माया, कुछ चीजें छोड़ना आसान नहीं होता। माया ने ठंडी सांस ली। तुम जिंदगी को इतना जटिल क्यों बनाते हो? बाहर देखो, दुनिया चल रही है, लोग हंस रहे हैं, जी रहे हैं, और तुम एक पुरानी डायरी के पन्नों में अटके हो। आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वो कहीं और है। माया, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई तुमसे कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाया? माया चुप हो गई। उसने आदित्य की आंखों में देखा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। तुम अभी भी उससे बात करते हो, है ना? उसके पत्रों में, अपने ख्यालों में। आदित्य ने जवाब नहीं दिया। उसने डायरी को सीने से लगाया और बारिश की ओर देखा। माया ने कंधे झटके। ठीक है, मैं जा रही हूं। लेकिन आदित्य, ये इंतजार तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। वो उठी और भीड़ में गायब हो गई। आदित्य अकेला रह गया। उसने डायरी फिर से खोली। एक पुरानी तस्वीर बाहर गिरी, वो और कविता एक मेले में हंसते हुए।
कविता की आंखें उस तस्वीर में चमक रही थी, पर अब क्या वो अभी भी वही कविता थी? क्या वो भी कहीं उसकी तरह इंतजार कर रही थी? उसका मन अतीत में डूब गया। वो याद करने लगा उनकी पहली मुलाकात। एक छोटी सी किताबों की दुकान, जहां कविता एक कविता की किताब पलट रही थी। आदित्य ने मजाक में कहा था, कविता पढ़ने वाली कविता, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कविता ने हंसकर जवाब दिया, और तुम? लेखक बनने का सपना देखने वाले आदित्य, क्या तुम्हारी कहानियां सच होंगी? उस दिन से उनकी बातें शुरू हुई। छोटी छोटी मुलाकातें, लंबी बातें, और धीरे धीरे एक ऐसा बंधन जो दोनों को बांध गया। पर वो बंधन टूट गया। कविता की शादी हो गई। आदित्य ने आखिरी बार उसे ट्रेन में चढ़ते देखा था। उसकी आंखें खिड़की से बाहर जैसे कुछ ढूंढ रही हों। उसने सोचा था कि वो उसे देख रही थी, पर शायद वो सिर्फ उसका वहम था। अब स्टेशन पर बैठे वो सोच रहा था, क्या वो अभी भी उसे ढूंढता है? तभी एक आवाज ने उसे फिर से चौंकाया, आदित्य भाई, चाय और लेंगे? स्टेशन का चाय वाला था, जिसे वो सालों से जानता था। आदित्य ने सिर हिलाया, हां भैया, एक और। चाय वाला मुस्कुराया, आप तो हर बार इस बेंच पर, इस डायरी के साथ। कोई खास बात है? आदित्य ने हल्के से हंसा, बस पुरानी यादें। चाय वाला ने कुल्हड़ थमाया, यादें तो ठीक है, पर जिंदगी को भी तो जीना है। वो चला गया, पर उसके शब्द आदित्य के मन में गूंजते रहे। आदित्य ने नया कुल्हड़ उठाया, पर उसका ध्यान फिर डायरी पर गया। उसने एक पुराना पत्र निकाला, जिसे उसने बार बार पढ़ा था। आदित्य, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, पर तुम मेरी सबसे खूबसूरत गलती थे। ये पढ़ते ही उसकी आंखें भर आई। उसने पत्र को मोड़ा और जेब में रख लिया। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी। भीड़ बढ़ गई। आदित्य की नजर एक औरत पर पड़ी, जो बच्चे को गोद में लिए प्लेटफॉर्म पर उतरी। उसका चेहरा कुछ परिचित सा लगा। उसका दिल धड़का। क्या वो कविता थी? वो उठ खड़ा हुआ, पर फिर रुक गया। नहीं, ये सिर्फ उसका मन था, जो हर चेहरे में कविता को ढूंढता था। वो फिर बैठ गया, पर अब उसका मन बेचैन था। उसने डायरी से एक पुरानी रिकॉर्डिंग निकाली, जो कविता ने सालों पहले भेजी थी। उसने हेडफोन लगाए और प्ले दबाया। कविता की आवाज गूंजी, कांपती, पर साफ। आदित्य, अगर तुम ये सुन रहे हो, तो शायद तुम अभी भी वही हो। मैं चाहती हूं कि तुम आगे बढ़ो, पर सच कहूं, मैं भी नहीं बढ़ पाई। रिकॉर्डिंग अचानक रुकी, जैसे कविता ने कुछ और कहना चाहा हो, पर न कह सकी। आदित्य की आंखें बंद हो गई। उसकी उंगलियां हेडफोन पर कस गई। वो उस पल में डूब गया, जब कविता उसके सामने थी। उसकी आवाज में वही गर्माहट थी, पर अब वो कहाँ थी? क्या वो खुश थी? क्या वो भी कहीं इस स्टेशन की तरह किसी इंतजार में अटकी थी? बारिश अब धीमी हो चुकी थी। स्टेशन का शोर कम हो गया। आदित्य ने हेडफोन उतारे और डायरी बंद की। उसने कुल्हड़ को बेंच पर रखा और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक नया सवाल था। क्या वह इस इंतजार को खत्म कर सकता था, या ये इंतजार ही उसकी जिंदगी बन चुका था? वह स्टेशन से बाहर निकला, पर उसका मन अभी भी वही था। उस बेंच पर, कविता के पत्रों में, उसकी आवाज में। आदित्य एक पुरानी किताबों की दुकान के बाहर खड़ा था, हाथ में कविता का आखिरी पत्र, जो उसने स्टेशन पर फिर से पढ़ा था। आदित्य, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, पर तुम मेरी सबसे खूबसूरत गलती थे। ये शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, जैसे कोई पुराना गीत जो भूलने से इनकार करता हो। हवा में सड़क किनारे के ढाबों से चटपटी खुशबू आ रही थी, और दूर कहीं ट्रैफिक का शोर। पर आदित्य का ध्यान कहीं और था, कविता पर,
जो अब इस शहर में थी। उसने पत्र जेब में रखा और दुकान के अंदर कदम रखा। भीतर धूल भरी किताबों की गंध थी, वही गंध जो उसे कविता की याद दिलाती थी। सालों पहले इसी तरह की एक दुकान में उनकी मुलाकात हुई थी। कविता ने एक कविता की किताब पलटते हुए कहा था, आदित्य, ये शब्द कितने जिंदा है, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। और उसने जवाब दिया था, तुम्हारे सामने तो ये शब्द भी फीके हैं कविता। तब उनकी हंसी ने दुकान को भर दिया था। अब इस खामोश दुकान में वो अकेला था। वह एक किताब उठाने ही वाला था कि एक परिचित आवाज ने उसे रोक दिया। आदित्य, तुम यहां? वो पलटा। सामने रमेश था, कविता का पुराना दोस्त, जिसके साथ वो कॉलेज में पढ़ा था। रमेश की मुस्कान चौड़ी थी, पर उसकी आंखों में कुछ छिपा था। कितने साल बाद मिले यार, क्या हाल है? आदित्य ने हल्के से मुस्कुराया। बस वही, लिखता हूं, पढ़ता हूं, जीता हूं। रमेश ने कंधा थपथपाया। लिखता हूं, पढ़ता हूं, वही पुराना आदित्य। वैसे सुना तुम अभी भी उस डायरी को संभाल कर रखते हो। उसका लहजा मजाकिया था, पर आदित्य को उसमें एक तीखापन महसूस हुआ। तुम्हें कैसे पता? आदित्य की भवें सिकुड़ी। रमेश हंसा। अरे, माया से सुना। वो कह रही थी, तुम अब भी कविता के पत्रों में खोए रहते हो। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। माया को यह सब बताने की जरूरत नहीं थी। रमेश ने हाथ उठाए, जैसे हार मान रहा हो। अरे, गुस्सा मत हो। वैसे एक बात बताऊं, कविता इस शहर में है, अपने पति और बच्चे के साथ। यह सुनकर आदित्य का दिल धड़क गया। उसने खुद को संभाला। हां, कब आई? बस कुछ दिन पहले, किसी काम से। रमेश ने कंधे उचकाए। मैंने उसे देखा बाजार में। बदली बदली सी लगी। बदली बदली? आदित्य का स्वर धीमा था, पर उसमें एक बेचैनी थी। रमेश ने उसकी आंखों में देखा। हां, शायद जिंदगी ने उसे बदल दिया, या शायद वो अभी भी वही है जो तुम्हें याद है। वो रुका, फिर बोला, क्यों न मिल लो उससे? आदित्य ने नजरें फेरी। अब क्या फायदा रमेश? वो अपनी जिंदगी में है, मैं अपनी में। रमेश ने गहरी सांस ली। जिंदगी? हां, पर क्या तुम सचमुच अपनी जिंदगी जी रहे हो आदित्य? वो बिना जवाब का इंतजार किए चला गया। आदित्य वही खड़ा रह गया। कविता इस शहर में थी। ये ख्याल उसके मन में तूफान की तरह उठा। क्या वो उसे ढूंढे? क्या वो उससे मिले? या क्या वो फिर से वही दर्द दोहराए जो सालों पहले उसे तोड़ गया था? उस रात वह अपने छोटे से कमरे में लौटा। मेज पर उसकी अधूरी किताब पड़ी थी, जिसे वो महीनों से नहीं छू पाया था। प्रकाशक का फोन आया था। सुबह, आदित्य, तुम्हारी कहानी कब पूरी होगी? लोग तुम्हारे शब्दों का इंतजार कर रहे हैं। उसने जवाब दिया था, जो अधूरा है वही सच्चा है। प्रकाशक हंसा था, पर आदित्य के लिए यह मजाक नहीं था। वो खिड़की के पास गया। बाहर शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने कविता का पत्र फिर से निकाला। आदित्य, अगर हमारी कहानी अधूरी न होती तो क्या हम खुश होते? उसने पत्र को सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। अगले दिन वो बाजार गया। कोई योजना नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी। वो भीड़ में घूम रहा था जब उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। बच्चा गोद में, माथे पर सिंदूर और आंखों में वही खालीपन जो उसने सालों पहले देखा था। कविता। उसका दिल रुक सा गया। वो कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। क्या वो सचमुच उससे मिलना चाहता था? वो दूर से उसे देखता रहा। कविता अपने बच्चे को हंसा रही थी, पर उसकी मुस्कान में कुछ कमी थी। तभी एक आदमी उसके पास आया, विपुल।
उसने कविता के कंधे पर हाथ रखा और वे साथ चल पड़े। आदित्य ने खुद को पीछे खींच लिया। वो उनके पीछे नहीं जा सकता था। उस रात वो एक पुराने पार्क में चला गया जहां वो और कविता कभी घंटों बैठा करते थे। बरगद का पेड़ अभी भी वही था, उसकी जड़ें जमीन को जकड़े हुए। वो वहां बैठ गया और अचानक उसे लगा कि कोई और भी है। वो पलटा। कविता सामने खड़ी थी, अकेली। आदित्य, उसकी आवाज कांप रही थी। कविता, उसका गला सूख गया। वे एक दूसरे को देखते रहे जैसे समय रुक गया हो। कविता ने पहले बोलने की कोशिश की। मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहां होगे। आदित्य ने गहरी सांस ली। मैं भी नहीं। कविता ने जमीन की ओर देखा। कितने साल हो गए आदित्य? सब कुछ बदल गया ना? सब कुछ? आदित्य का स्वर में एक तीखापन था। या सिर्फ हम? कविता की आंखें गीली हो गई। तुम अब भी वही हो। वही सवाल, वही गुस्सा। आदित्य ने हल्के से हंसा। और तुम वही कविता हो जो मुझे छोड़कर चली गई थी? कविता ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ा और बोली, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा आदित्य, मैंने खुद को छोड़ा। यह सुनकर आदित्य का दिल बैठ गया। वो कुछ कहना चाहता था पर शब्द गायब थे। कविता ने उसकी ओर देखा। तुमने मेरे पत्र पढ़े? हर एक। आदित्य की आवाज भारी थी। हर शब्द। कविता ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो तुम्हें पता है मैंने क्या खोया? उनके बीच का मौन चीखने लगा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और उसे वही कविता दिखी जो सालों पहले उसकी थी, पर अब वो किसी और की थी। कविता, तुम खुश हो? कविता का चेहरा सख्त हो गया। खुशी? वो क्या होती है आदित्य? वो रुकी, फिर बोली, मैंने सोचा था शादी, बच्चा, घर, ये सब मुझे पूरा कर देगा, पर मैं अब भी खाली हूं। आदित्य का मन चाहा कि वो उसे बाहों में भर ले, पर वो रुक गया। और विपुल? कविता ने नजरें फेरी। वो अच्छा इंसान है, कोशिश करता है, पर कुछ चीजें कोशिश से नहीं मिलती। वे चुप रहे। पार्क में हवा चल रही थी। बरगद की पत्तियां सरसरा रही थी। कविता ने आखिरकार कहा, आदित्य, अगर हमने उस वक्त हार नहीं मानी होती तो क्या हमारी कहानी अलग होती? आदित्य ने जवाब नहीं दिया। उसका मन उस वक्त में खींचा चला गया जब कविता ने उसे छोड़ा था। उसने सोचा था कि वो उसे रोक लेगा, पर वो खामोश रहा था। अब सालों बाद वही खामोशी उनके बीच खड़ी थी। कविता ने उसकी चुप्पी को पढ़ लिया। मुझे जाना चाहिए। वो मुड़ी पर रुक गई। आदित्य, तुम्हारी किताब लिख रहे हो ना? आदित्य ने हल्के से सिर हिलाया। कोशिश कर रहा हूं। कविता ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसमें मेरी कहानी मत लिखना, वो पहले से ही अधूरी है। वो चली गई और आदित्य उसे जाते हुए देखता रहा। वो अकेला रह गया। बरगद के नीचे खड़े उसने कविता के शब्दों को फिर से सुना। मैंने खुद को छोड़ा। ये वाक्य उसके सीने में चुभ गया। क्या वह भी खुद को छोड़ चुका था? उसने जेब से कविता का पत्र निकाला और उसे फाड़ने की सोची, पर उसकी उंगलियां रुक गई। वो पत्र को वापस रख लिया और पार्क से बाहर निकल गया। आदित्य अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। मेज पर उसकी अधूरी किताब बिखरी पड़ी थी। कविता की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसने पार्क में सुनी थी। मैंने खुद को छोड़ा आदित्य। ये शब्द उसके मन में बार बार लौट रहे थे, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। बाहर सड़क पर रात का सन्नाटा था। सिर्फ दूर कहीं एक रिक्शे की घंटी की आवाज। उसने खिड़की बंद की और मेज की ओर बढ़ा। किताब के पन्नों पर उसने कुछ पंक्तियां लिखी थी। कुछ इंतजार खत्म नहीं होते, वे जिंदगी बन जाते हैं।
पर उसका मन अब लिखने में नहीं था। कविता से मुलाकात ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसकी आंखों में वही खालीपन, वही अधूरापन जो उसने सालों पहले देखा था। क्या वो सचमुच खुश नहीं थी, या ये सिर्फ उसका वहम था जो उसे हर चीज में कविता की उदासी दिखाता था? उसने जेब से उसका पुराना पत्र निकाला जिसे उसने फाड़ने की सोची थी पर नहीं फाड़ पाया। आदित्य, अगर हमारी कहानी अधूरी न होती तो क्या हम खुश होते? उसने पत्र को मेज पर रखा और सिर पकड़ लिया। तभी फोन की घंटी बजी। माया थी। उसकी आवाज में गुस्सा और चिंता का मिश्रण था। आदित्य, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें 3 बार फोन किया। आदित्य ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। बस घर पर। क्या बात है माया, क्या बात है? माया का स्वर तीखा था। तुम फिर से उसी दलदल में फंस रहे हो। मैंने सुना तुम कविता से मिले। आदित्य चौंक गया। किसने बताया? इससे फर्क नहीं पड़ता। माया ने गहरी सांस ली। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी रहे। आदित्य, वो चली गई थी। अब उसका परिवार है, उसकी दुनिया है, और तुम अभी भी उसके पत्रों में जी रहे हो। आदित्य का गला भारी हो गया। माया, तुम नहीं समझोगी। हां, शायद नहीं समझू। माया का स्वर अब नरम था। पर मैं इतना जानती हूं आदित्य, तुम एक अधूरे इंतजार के गुलाम बन गए हो, और मैं ये देखते देखते थक गई हूं। आदित्य कुछ कहना चाहता था पर माया ने फोन काट दिया। वो फोन को मेज पर पटक कर कुर्सी पर बैठ गया। माया के शब्द उसके सीने में चुभ रहे थे। क्या वो सचमुच गुलाम था? क्या कविता का इंतजार उसकी जिंदगी बन चुका था? उधर कविता अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। उसका बच्चा सो रहा था और विपुल ऑफिस से देर से लौटा था। वो हमेशा की तरह चुप था, अपने फोन में खोया। कविता ने उसकी ओर देखा। विपुल, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ भूल गए हैं? विपुल ने फोन से नजरें उठाई। क्या मतलब? कविता ने बालकनी की रेलिंग को कसकर पकड़ा। बस कुछ, शायद वो चीज जो हमें हम बनाती थी। विपुल ने भवें सिकोड़ी। कविता, तुम फिर से उसी मूड में हो। सब ठीक है, घर है, बच्चा है, मैं हूं। और क्या चाहिए? कविता ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें शहर की रोशनी की ओर थी, पर वो कुछ और देख रही थी। शायद आदित्य को, शायद उस पार्क को जहां उसने उसे देखा था। विपुल, तुम मुझे कितना जानते हो? विपुल हंसा। क्या सवाल है? तुम मेरी पत्नी हो। मुझे सब पता है, सब। कविता की आवाज में एक तीखापन था। तो बताओ, मैं रात को क्यों जागती हूं? मेरे सपनों में क्या होता है? विपुल चुप हो गया। उसने फोन रखा और कविता की ओर देखा। कविता, अगर कुछ परेशानी है तो बता दो, मैं समझने की कोशिश करूंगा। कविता ने सिर हिलाया। कोशिश? हां, तुम हमेशा कोशिश करते हो। वो अंदर चली गई और विपुल उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक शक उठा। क्या कविता उसे कुछ नहीं बता रही थी? अगले दिन आदित्य एक कैफे में बैठा था जहां वो अक्सर लिखने जाता था। उसकी मेज पर कॉफी ठंडी हो रही थी और उसका लैपटॉप खाली था। वो कविता के बारे में सोच रहा था। उसकी बातें, उसकी आंखें, उसका वो कहना, मैं अब भी खाली हूं। तभी वेटर ने उसे एक नोट थमाया। कोई आपके लिए छोड़ गया। आदित्य ने नोट खोला। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, पार्क, रात 8 बजे। कोई नाम नहीं, पर वो जानता था, कविता। उसका दिल धड़कने लगा। क्या वो फिर से उससे मिलना चाहती थी, या ये कोई गलतफहमी थी? वो पूरे दिन बेचैन रहा। रात को वो पार्क पहुंचा। बरगद का पेड़ अभी भी वैसा ही था। उसकी छाया में एक अजीब सा सन्नाटा। कविता वहां थी,
अकेली अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए उसने आदित्य को देखा और हल्के से मुस्कुराई। तुम आए। आदित्य ने कदम बढ़ाए। तुमने बुलाया। कविता ने जमीन की ओर देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम आओगे। मैं भी नहीं। आदित्य का स्वर भारी था। कविता, ये क्या हो रहा है? कविता ने उसकी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता आदित्य, मैं बस थक गई हूं। हर दिन एक जैसा है। मैं मुस्कुराती हूं, मां बनती हूं, पत्नी बनती हूं, पर मैं नहीं हूं। आदित्य का मन चाहा कि वो उसका हाथ पकड़ ले, पर वो रुका। तो तुम क्या चाहती हो कविता? कविता की आंखें गीली हो गई। मुझे नहीं पता। शायद वो लम्हा जब मैं तुम्हारे साथ थी, जब मैं जिंदा थी। ये सुनकर आदित्य का दिल टूट गया। वो कुछ कहना चाहता था, पर तभी एक आवाज ने उन्हें चौंकाया। कविता। विपुल था। वो पार्क के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में शक और गुस्सा। कविता पलटी। विपुल, तुम यहां? विपुल ने आदित्य की ओर देखा। और ये कौन है? कविता ने जवाब देने की कोशिश की। विपुल, ये मेरा पुराना दोस्त। दोस्त? विपुल का स्वर कठोर था। रात को इस पार्क में? कविता, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। आदित्य ने कदम आगे बढ़ाया। विपुल, तुम गलत समझ रहे हो। विपुल ने उसे घूरा। मैं तुम्हें नहीं जानता और न जानना चाहता हूं। कविता, चलो। कविता ने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में एक मूक माफी थी। वो विपुल के साथ चली गई और आदित्य अकेला रह गया। उसका मन चीख रहा था, पर वो खामोश था। वो पार्क से निकला, पर उसका मन अभी भी वही था। कविता की आंखों में, उसके शब्दों में। वो अपने कमरे में लौटा और मेज पर बैठ गया। उसने लैपटॉप खोला और लिखना शुरू किया। कुछ लोग अधूरे इंतजार में जीते हैं और कुछ उस इंतजार को अपनी कहानी बना लेते हैं। उसकी उंगलियां रुकी। उसने कविता का पत्र उठाया और उसे फिर से पढ़ा। आदित्य, तुम मेरी सबसे खूबसूरत गलती थे। उसने पत्र को सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। माया का फोन फिर से बजा, पर उसने नहीं उठाया। वो अब सिर्फ कविता के बारे में सोच रहा था। क्या वो उससे फिर मिलेगा? क्या विपुल को सच पता चल गया था? और कविता, क्या वह सचमुच उस अतीत को फिर से जीना चाहती थी? शहर की सुबह धुंध में लिपटी थी, जैसे कोई पुराना सपना धीरे धीरे फीका पड़ रहा हो। आदित्य अपने कमरे में मेज के सामने बैठा था। लैपटॉप पर उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी। स्क्रीन पर शब्द उभर रहे थे, जैसे सालों से दबा हुआ दर्द अब बाहर निकल रहा हो। कुछ इंतजार हमें तोड़ते हैं और कुछ हमें जोड़ते हैं, पर हर इंतजार हमें सिखाता है जिंदगी अधूरी नहीं, बस अनकही है। उसने लिखना बंद किया और पीछे झुक गया। उसकी आंखें थकी थी, पर उनमें एक नई चमक थी। पार्क में कविता और विपुल के साथ हुई मुलाकात ने उसे अंदर तक हिला दिया था। कविता की आंखों में छिपी उदासी, विपुल का शक और वो मौन जो उनके बीच चीख रहा था, सब कुछ उसके मन में गूंज रहा था। उसने मेज पर रखा कविता का पत्र उठाया। आदित्य, तुम मेरी सबसे खूबसूरत गलती थे। उसने पत्र को धीरे से मोड़ा और डायरी में रख दिया। पहली बार उसे ये बोझ भारी नहीं लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माया थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो रो चुकी हो। वो बिना कुछ कहे अंदर आई और कुर्सी पर बैठ गई। आदित्य ने उसकी ओर देखा। माया, सब ठीक है? माया ने गहरी सांस ली। नहीं आदित्य, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें बार बार कहा आगे बढ़ो, पर तुम अब भी उसी इंतजार में अटके हो। आदित्य ने नजरें झुकाई। माया, मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश?
माया का स्वर तीखा था। तुम कविता से मिले रात को चुपके से, और अब तुम्हारी जिंदगी फिर से उसी भंवर में फंस रही है। मैं ये और नहीं देख सकती। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। माया, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। माया ने सिर हिलाया। भरोसा? मैंने सालों तक भरोसा किया आदित्य, पर अब मैं थक गई हूं। तुम्हें चुनना होगा, वो अतीत या ये जिंदगी। वो उठी और चली गई, दरवाजा जोर से बंद करते हुए। आदित्य अकेला रह गया। माया के शब्द उसके सीने में चुभ रहे थे। क्या वह सचमुच अतीत में जी रहा था, या कविता उसका वर्तमान थी जिसे वो छोड़ नहीं पा रहा था? उसने लैपटॉप बंद किया और बाहर निकल गया। उधर कविता अपने घर में थी, बच्चे को सुलाने की कोशिश में। विपुल किचन में था, कॉफी बनाते हुए। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। कविता ने बच्चे को पालने में लिटाया और विपुल के पास गई। विपुल, हमें बात करनी चाहिए। विपुल ने कॉफी का मग रखा। बात? अब क्या बाकी है कविता? मैंने तुम्हें पार्क में देखा, उस आदमी के साथ। कविता की आंखें सिकुड़ी। वो मेरा दोस्त है विपुल। दोस्त? विपुल का स्वर कठोर था। रात को अकेले पार्क में? कविता, मैं बेवकूफ नहीं हूं। कविता ने गहरी सांस ली। विपुल, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। वो मेरा अतीत है, हां, पर अब सिर्फ एक दोस्त। विपुल ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर तुम रात को वहां क्यों थी? तुम मुझे बताती क्यों नहीं? कविता चुप हो गई। उसने खिड़की की ओर देखा, जहां शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। क्योंकि मैं खुद नहीं जानती विपुल, मैं बस खो गई हूं। विपुल का चेहरा नरम पड़ा। खो गई? कविता, मैं तुम्हारा पति हूं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे कहो। कविता ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम अच्छे इंसान हो विपुल, पर कुछ चीजें कहने से नहीं मिलती। वो कमरे में चली गई और विपुल उसे जाते हुए देखता रहा। उस रात कविता ने एक पत्र लिखा। आदित्य, मैंने तुमसे कहा था कि मैं खाली हूं, पर अब मुझे लगता है ये खालीपन मेरा हिस्सा है। मैं तुम्हें फिर से नहीं तोड़ना चाहती। अलविदा। उसने पत्र को लिफाफे में बंद किया और सुबह उसे आदित्य के पते पर भेज दिया। आदित्य को पत्र 2 दिन बाद मिला। वो स्टेशन की वही पुरानी बेंच पर बैठा था, जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। बारिश अब रुक चुकी थी और हवा में एक ताजगी थी। उसने पत्र खोला और पढ़ा। कविता के शब्द उसके दिल में उतर गए। अलविदा। ये शब्द उसके लिए नया नहीं था, पर इस बार उसमें एक अंत की गंध थी। उसने पत्र को डायरी में रखा और स्टेशन की ओर देखा। ट्रेनें आ रही थी, जा रही थी, जैसे जिंदगी। उसने फोन निकाला और माया को मैसेज किया। माया, तुम सही थी। अब वक्त है आगे बढ़ने का। वो अपने कमरे में लौटा और लैपटॉप खोला। उसने अपनी किताब पूरी की। इंतजार, एक अधूरे प्रेम की कहानी जो लाखों दिलों को छूने वाली थी। प्रकाशक को मेल भेजते वक्त उसकी उंगलियां नहीं कांपी। उसने कविता की डायरी को अलमारी में रख दिया और पहली बार उसे लगा कि वो आजाद है। कुछ हफ्तों बाद किताब छप गई। आदित्य एक किताबों की दुकान में अपनी किताब के लॉन्च के लिए खड़ा था। भीड़ थी, लोग तालियां बजा रहे थे। उसने अपनी किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। हर प्रेम कहानी पूरी नहीं होती, पर कुछ अधूरे इंतजार पूरी जिंदगी को मुकम्मल कर देते हैं। लॉन्च के बाद वो फिर से स्टेशन गया। वही बेंच, वही हवा, पर अब उसकी आंखों में शांति थी। उसने आखिरी बार कविता की रिकॉर्डिंग सुनी। आदित्य, मैं चाहती हूं कि तुम आगे बढ़ो। उसने हेडफोन उतारे और मुस्कुराया। कविता, अपने बच्चे के साथ
अब दूसरे शहर में थी। उसने आदित्य की किताब की खबर सुनी। उसने किताब खरीदी और पहला पन्ना खोला। उसकी आंखें गीली हो गई, पर उसने मुस्कुराकर किताब बंद की। आदित्य, तुमने अपनी कहानी पूरी कर ली। आदित्य स्टेशन से निकला। उसका कदम हल्का था। वो अब इंतजार नहीं कर रहा था, वो जी रहा था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।